खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक। मैं हूं शहजाद रज़ा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उनका कहना है कि आए माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ें। और उन्होंने ये भी कहा कि माजी में सबसे बशमूल हम लोगों से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अजाला नहीं कर सकते। और ये आइनी फ़र्ज़ है रियासती इदारों का कि वो हुकूमत को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सपोर्ट करें। ये वो बातें हैं कि जो मुताबिकत नहीं रखती उस बयानिए से जो साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साहबजादी लेके चलते हैं। ऐसा कई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नाक़दीन कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की राय है या उनका जो बयानिया है वो कदरे बल्कि यकसर मुख्तलिफ है। वो मफामत चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह जो मामलात में बिगाड़ पैदा हुआ वो ठीक हो जाए और किसी तरीके से वापसी की राह बहाल हो। लेकिन दूसरी जानिब जो बात की जाती है और जिस तरीके से एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स और उनका बयानिया वो इसकी राह में रुकावट है। ये दो एक बड़ी एक मजबूत सोच है जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से होती है। और वक्तन फ़वक्तन मुस्लिम लीग नवाज़ के कई कायदीन भी ये बात करते हैं कि जी वह बिल्कुल इख्तलाफ राय है, लेकिन वो उसको एक रंग और देते हैं। वो कहते हैं कि जी सियासी जमात है, इसमें इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई मफामत चाहता है या कोई चाहता है कि एक 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 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स की जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका कहना है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान जो उन्होंने पहले भी कई दफ़ा कहा और इस दफ़ा भी करप्शन के ऊपर उन्होंने भरपूर खुलकर अपने मौक़िफ़ का इयादा किया, उसको बताया। गुज़िश्ता रोज़ जब वो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे टेलीविज़न पे, और उन्होंने यही कहा कि अगर टॉप लीडरशिप आपकी करप्ट होगी और तो नीचे वाले भी यकीनन करप्शन करेंगे और किसी सूरत भी मुल्क के लिए ये मुफीद या अच्छी बात नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने बात भी ये की, और जो इवन के इमरान खान साहब के भी जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि जी कोई ज़ाती उनका अनाद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों में, सोच में, विजन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि किसी ज़ाती दुश्मनी, पास देख लीजिए नवाज शरीफ की और इमरान खान की कोई ज़ाती दुश्मनी हमें नज़र नहीं आती। जिस तरीके से सियासी दुश्मनियाँ दीगर सियासी जमातों के माबैन हमने देखी हैं। तो ये सिर्फ मामला है उन अनासर का कि जिन्होंने पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से पाकिस्तान पर हुकूमत की और शायद वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते जो करना चाहिए था, और उस रस्ते में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो एहतसाब के कटहरे में आते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और आगे हुकूमत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए और आगे 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से आगे अपनी सियासत को और मुल्क को लेकर जाएगी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा रियाज जदून साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद सिद्दीक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उज़्मा साहिबा आपसे आगाज़ करता हूँ मैं। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, उस पर जो उन्होंने बात की, तज्ज़िये भी, उस पर रिएक्शन भी आया। वो ये कहते हैं कि जी माजी की तलखियों को दफन कर दें और फिर आगे बढ़ें। बात तो कोई ऐसी बुरी नहीं है कि माजी की अगर कोई तलखियाँ हैं, सो तहरीक इंसाफ क्या तलखियाँ दफन नहीं करना चाहती या कोई तलखियाँ है ही नहीं कि उनको दफन किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, बात यह है कि कोई खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की या आसिफ जरदारी साहब के साथ कोई पर्सनल ग्रज तो है नहीं, ना ही उनकी कोई पर्सनल लड़ाई है। अगर खान साहब ने ये लड़ाई लड़ी है तो उन्होंने अवाम के लिए, मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है, और उसके अंदर खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए। जितने हुक्मरान आज तक गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और पाकिस्तान को आज इस मकाम पे लाके खड़ा किया है, उसका एहतसाब होना चाहिए। और आगे के लोगों के लिए भी एक चीज़ सेट करनी चाहिए कि अगर कोई भी बंदा करप्शन में, पाकिस्तान को लूटने में और पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल होता है और सिर्फ अपनी फैमिली को या अपने घर को सपोर्ट और प्रमोट करता है, तो ये चीज़ गलत है। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप इलेक्ट होकर आते हैं, आप असम्बलीज में पहुंचते हैं, आपका काम है कि आपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है और लोगों के लिए सोचना है। इन 70 साल दौर के अंदर अगर आप माजी के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो करप्शन पॉलिटिशियंस की थी, और इन तमाम सियासी लोगों की वजह से आज जो पाकिस्तान को इकनॉमिकली जो सेटबैक हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान ने सफ़र किया, ये लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, ये कोई खान साहब की अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है। ठीक है। और अगर ये जब अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, वो ये कि
शहबाज शरीफ साहब को अदालत से सज़ा नहीं हुई अभी तक, इसी वजह से वो मेंबर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, लेकिन करप्शन के इल्ज़ामात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप भी और आपके दीगर साथी, वो आप ये यकीन है आपको कि उन्होंने करप्शन की है। सो एक शख्स जिसके बारे में आपको ये यकीन है कि उसने करप्शन की है, उससे बातचीत कैसे आप कर सकते हैं? देखें, हमारी बातचीत एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, हमने अगर बात करनी है तो मुल्क की बात करनी है और हमने अवाम की बात करनी है। आज इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं ना, बैठते हैं ना, किस चीज़ के ऊपर मफाहमत होनी चाहिए? आया मफाहमत किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, या अवाम के मसले मसाइल को हल करने के लिए होनी चाहिए, या मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मैं होनी थोड़ा सा चाहिए? समझा नहीं, मैं ताहिरा साहब के पास भी आता हूँ, लेकिन इसका जवाब दे दें कि एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपको ये यकीन है कि वो करप्ट है, माजी में उसने बड़ी करप्शन की, अकरबा परवरी की, तरह तरह की बातें। सो उस शख्स के साथ आप बैठ के बात कैसे कर सकते हैं? या तो ये हो ना कि कोई क्लीन आदमी देखिए, हो। सियासत के अंदर अगर सियासत की आप बात करते हैं तो सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होता। आपको बिल्कुल दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनना चाहिए। चाहे वो और आदमी करप्ट हो। नहीं, करप्शन, देखें, हमें उनके ऊपर जो हमने इल्ज़ामात लगाए कि ये तमाम करप्ट लोग हैं, इनका तो ऑलरेडी केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, ठीक, और ये अदालतों ने फैसला करना है कि आया ये लोग वाकई करप्ट हैं कि नहीं हैं। यानी जब तक अदालत अगर फैसला नहीं करती तब तक बातचीत कर सकते देखिए, हैं। अभी तक अगर उनके ऊपर करप्शन आप बकौल आपके कि अगर इस तरह से जाहिर हुई भी होती तो आज वो मेंबर ना होते। अगर वो अभी मेंबर यहाँ पे ठीक, कौमी असम्बली के हैं तो उनको हम इतना जरूर ये देख सकते हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि उनकी करप्शन साबित नहीं नहीं हुई हुई। भी। चलें, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये जो शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात की आपने, इंटरव्यू में भी उनका सुना होगा, ये मफाहमत किस चीज़ पे करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मफाहमत की बात की कि अदारों को पहली तो बात यह है कि उनका मौक़िफ़ है, बल्कि हमारी पूरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि अदारों को सियासत में अपने हदूद से बढ़ के सियासत में हिस्सा नहीं देना चाहिए। ठीक, क्योंकि हर जो इंस्टीट्यूशन है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करे। और ये एहसास कब से हुआ आपकी जमात को? ये एहसास तो हमें पिछले इलेक्शन से भी था, ठीक, उसके बाद ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ इसमें भी था, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ इसमें भी था। क्योंकि जब देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात है कि 5 लाख वोट मुस्लिम लीग ने लिया है और 6 सीटें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आई हैं, और 6 लाख वोट लिया पीटीआई ने और 26 सीटें वो हासिल कर रहे हैं। तो इसके बाद तो इंसान सोचता है ना, एक आम आदमी पाकिस्तानी शहरी भी लेकिन सोचता है, ये तो कश्मीरी भी सोचता ये तो है। आपका सिस्टम ऐसा है ना कि बड़े कम मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीती है, वोटों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो सीट निकाल गया तो सिस्टम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, देखिए, सिस्टम तो है। क्या हमारा ज़हन ये मानता है कि 6 लाख वोटों को लेने वाले 26 सीटें हासिल कर सकते नहीं, हैं? तो फिर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे और चले गए, एक वोटों बड़ी के तनासुब से आप सीटें को डिटरमिन कर लें, लेकिन वो आपका सिस्टम ही नहीं है ना। मैं देखें, एक तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे अमली सियासत में 40 साल हो गए हैं। सही, मैंने बल्दियाती इलेक्शन से आगाज़ किया था और 3 दफ़ा मैं बल्दिया की मेंबर बनी। तो मैंने आज तक चौधरी इलियास साहब का नाम नहीं सुना जिन्होंने बाग से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में कभी उस शख्स का नाम 40 साल में मैंने किसी जगह भी नहीं सुना। तनवीर नाज साहब जी। तो मैंने उनका नाम पहली दफ़ा जब अखबार में पढ़ा कि वो बाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये आदमी, इतना अनजान आदमी कौन है जो बाग के तो पाकिस्तानी शहरी हैं, कश्मीरी हैं, उनका इलाका है, वो नहीं, लड़ सकते हैं, लेकिन उनका लड़ आईनी हक सकते है। हैं, लेकिन सियासत में उनका ये आते ही एक पहला कदम है, और उसके बाद ये उस पर तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं, ना कि आते ही उन्होंने सीट निकाली। नहीं, सीट जिस तरह से निकाली चलें, नहीं, ये लेकिन अल्लाह जानता है। मफाहमत, कमिंग बैक टू मफाहमत जी, वो मफाहमत इदारों के, और उन्होंने लेकिन कहा जी कि ये माजी की तलखियों को दफन करें। तो माजी की तलखियों को कौन दफन करे? नून लीग करे, तहरीक इंसाफ करे, पीपल्स पार्टी करे, कौन करे? चेयरमैन नैब करे, कौन करे? देखिए, चेयरमैन नैब ने जितने भी केसेस बनाए, वो तो वैसे ही मैंने कह दिया ना, लेकिन नहीं, माजी मैं की वैसे तलखियों आपसे को आप क्या कैसे अर्ज कर कौन रही दफन हूँ, करे? इतना लंबा शहबाज साहब ने जेल भी काटी, इतना लंबी हमजा साहब ने भी काटी, और इतनी ही लंबी राना सनाउल्लाह साहब ने भी काटी, हनीफ अब्बासी साहब ने भी काटी। ठीक, तो उसके बाद जब फैसला हुआ तो ये हुआ कि राना सनाउल्लाह भी बाइज्जत बरी हुए। आपके सामने का फैसला है। शहबाज साहब के लिए जब नैब का लॉयर आया तो जज साहब ने पूछा, मैं उस हेयरिंग में मौजूद थी, कि आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा, जी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। शहबाज साहब वहाँ पर बाइज्जत बरी हुए। ठीक है,
अब उसके बाद हमजा साहब के भी केसेस ऐसे ही थे, बहुत से लोगों के केसेस ऐसे थे, ख्वाजा साद रफीक साहब के थे, ख्वाजा आसफ साहब के थे। बाइज्जत बरी होने से क्या मुराद है? हमारे मालूमात के मुताबिक तो उनकी जमानत हुई है। देखिए जिन केसेस में उनको फंसाया गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो जमानत हो गई ना, केस तो खत्म नहीं हुआ। नहीं, जमानत हो गई, लेकिन सबूत क्यों नहीं? सबूत के बगैर एक बंदे को गिरफ्तार करना भी जुर्म है, उसका जेल जाना भी जुर्म है, उसका जेल काटना भी जुर्म है, और उसका तारीखें भुगतना। वही बात है ना जो माजी में जरदारी साहब आपके बारे में कहते थे। देखिए जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस थे उस ज़माने में मैं उसके बारे में ज़रा जानती हूँ, लेकिन मतलब वही है ना, मतलब आप समझ तो खैर जावेद सिद्दीक साहब आपके जाने बात हूँ, ये मफामत और ये नून लीग के दो बयानी हैं, ये क्या है? कोई आगे चल के कोई मामला बेहतर होने जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब को कुछ रिलैक्सेशन मिली, हो सकता है कानून के तहत ही मिली हो, लेकिन ये कि क्या वजह क्या है इसकी? नहीं, डेफिनेटली कानून के तहत मिली है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये अब इसकी ताबीर और तशरीह हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस पॉलिसी के तहत चलना चाहती है। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक एग्रेसिव और जारियाना पॉलिसी इख्तियार करेगी, या शहबाज शरीफ जो शुरू से ही अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा देते आ रहे हैं कि वो हेड ऑन कुलियन, यानी बिल्कुल सामने जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर न मारें, बल्कि कोई बातचीत का रास्ता छोड़ें, कोई दरवाज़ा खुला रखें। इनके साथ इनके एक और साथी भी थे चौधरी निसार अली ख़ान, वो भी इसी बात से पार्टी से अलग हुए। उनका भी ख्याल था कि जब ये बिल्कुल नून लीग के हुकूमत के आखिरी सालों में जब फ़ौज के साथ अनबन हुई तो ख्याल ये था कि एक मफाहमत और अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए। मियाँ साहब ने और उनकी साहबजादी ने शायद ये सोचा कि हर दफ़ा नून लीग की हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम या टकराव के नतीजे में ख़त्म होती है, और उनका ये तस्वुर है मेरे ख़्याल में कि वो समझते हैं कि उनको हुकूमत नहीं करने दी जाती, मुदाखलतें की जाती हैं, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और गुस्से में है। लेकिन शहबाज साहब मैं समझता हूँ कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, और उनका जो कल का इंटरव्यू जो आपके आज ज़ेर बहस है उसमें उन्होंने खासी लेकिन लोगों का ये कहना है कि शहबाज साहब जितने भी मैच्योर हों या मफाहमत के साथ चलें या चीज़ों को देख दाख के चलें, लेकिन वोट जो है वो उनके नाम पे नहीं पड़ता। ये बात दुरुस्त है? ये ठीक बात है, ये कोई इसमें शक नहीं। लेकिन देखें ना, आपने पॉलिसी को और पार्टी को चलाना है किसी सोच के तहत, और अगर मैं ये आपको कहूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है it has always been on the right side of the establishment, शुरू से लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात है जिससे आप भी यकीनन एग्री करेंगे कि ठीक है उनकी एक एग्रेसिव स्टांस है नवाज शरीफ साहब का या उनकी साहबजादी का, एक उनके साथ शायद जो वो कह बकौल उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, माजी में भी होती रही, हुकूमत नहीं करने दी गई। लेकिन जब आप इस सारे तनाजुर में ऐसा काम करते हैं कि जो मुल्क के नुकसान में है या मुल्क की जो हजीमत का बायस बनता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर इलेक्शन से पहले अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से जो उनकी मीटिंग हुई और उसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की, मेरे ख्याल में आप भी शायद उससे मिलना पसंद ना करें। नहीं, वो ठीक है, वो उसकी उनको कीमत देनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में और ऐसे वक्त पे जबकि वो शख्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब जो है, उसकी बातें सब ने सुनी हुई हैं, और इनको मियाँ साहब को उससे मिलने से एहतराज़ करना चाहिए था, लेकिन वो मिले, और ज़ाहिर है उनकी अपोजिशन जो है ख़ास तौर पर PTI, उसने इसको एक्सप्लॉइट किया कि देखें इस जंक्चर पे जबकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे और अफगानिस्तान में एक पीस प्रोसेस को सही कश्मीर में उन्होंने इलेक्शन लूज कर दिया, लेकिन इसके पीछे दानाई क्या थी? नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब जो हैं वो दो चीज़ों पे अभी भी डटे हुए हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया के साथ, आपको पता है उन्होंने शुरू में एक पॉलिसी दी थी नवाज शरीफ साहब ने कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। आज भी उनका नैरेटिव यही है कि इंडिया और अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए। किस तरह बेहतर बनाया जाए, इस पे स्ट्रेटजी पे इत्तेफाक राय हो सकता है या इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका ये बयानिया अब भी है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है टाइमिंग का फ़र्क है। उन्होंने ऐसे वक्त पे इससे मीटिंग की है अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से जो उनके ख़िलाफ़ गई है, और इससे उनको नुकसान हुआ। ठीक। उज़मा साहिबा, आगे 2 साल जो हैं
हुकूमत के, उसमें यकीनन सियासत भी आपने करनी है, मुल्क को भी आगे लेके जाना है, और फिर जो भी आपकी कारकर्दगी होगी उसकी बुनियाद पर आपने इलेक्शन में उतरना है। सो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रहा है उसको किसी बहुत तगड़ी अपोजिशन का सामना नहीं है। सो आपके लिए वो जो सियासी रुकावटें हैं शायद वो कोई भी इस तरह खड़ी ना कर सके, लेकिन उसका फिर एक बड़ा एक चैलेंज भी है आपके लिए कि जब आप इलेक्शन में जाएंगे सो लोग आपसे ये यकीनन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको हुकूमत करने नहीं दी गई, आप कारकर्दगी की बुनियाद पर कारकर्दगी अच्छी होगी। तो ये कितना चैलेंजिंग समझती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन ने जिस तरह से PDM बनाई और इन लोगों ने अपना एक स्टांस लिया, इन्होंने कहा कि जी हम PTI की गवर्नमेंट को फ़ौरन गिराएंगे और इनकी जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, इसके ख़िलाफ़ ये करेंगे। अगर ये इसका ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता तो मेरे ख्याल में इसको ये कैश कर सकते थे। आज लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी कोविड के होने के बावजूद GDP ग्रोथ रेट जो है हमारा 4% पे गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई है, हमारी इंपोर्ट कम हुई है, हमारे रेमिटेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर आप एक ग्लोबल वॉच की एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, ठीक है। तो ये हमने तो नहीं की ना, ये तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जितनी भी जो इसके ऊपर काम हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, और ये उन लोगों की रिपोर्ट्स मैं आपको कोट करके बता रही हूँ। देखिए, बात ये है कि जो अपोजिशन है इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम कोई गलत पॉलिसीज बना रहे हैं और अगर हम कोई अवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस आके उजागर करें, उनको बताएं। देखिए, अगर कर रहे होते तो आज PDM कामयाब होती, आज PDM को लोग अप्रिशिएट कर रहे होते, आज PDM इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड ना हो चुकी होती। कल नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग N जो है वो पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करती थी और पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को क्रिटिसाइज करती थी, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके ये लोग वोट लिया करते थे और ये इलेक्शन जीता करते थे। आज तो इनको थर्ड पार्टी मिली हुई थी जो इन दोनों के खिलाफ है, और ये दोनों इकट्ठे भी हुए। इन लोगों ने अपने दरमियान के जितने भी इख्तलाफात हैं उनको भुलाया और ये इकट्ठे भी हुए, लेकिन इकट्ठे होने के बावजूद ये PTI की गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सके, सिर्फ इस वजह से कि लोग PTI के साथ है, अवाम PTI के साथ है। और अब PTI की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेसफुल गई हैं कि लोग भी आज बेवकूफ़ नहीं लेकिन है। आप क्या समझती हैं कि एक मजबूत अपोजिशन का होना पार्लियामान के अंदर कितना ज़रूरी है? अगर आपको ये मजबूत अपोजिशन नहीं मिल रही तो शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चेक एंड बैलेंस अपोजिशन की जानिब से जो एक मुफीद होता है हुकूमत के लिए भी, ये आप समझती हैं कितना? देखिए जी, मैं तो समझती हूँ जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमने इन लोगों के जितने भी लूज पॉइंट्स थे उनको हमने उजागर भी किया था और हमने अवाम को बताया भी था। आज शायद वही लूज पॉइंट थे जो हमारे काम आए और आज वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के बने, और उनकी 22 साल जद्दोजहद के अंदर इन्हीं के जो लूज पॉइंट्स थे वो हमने कैश किए। तो अगर ये सही हैं, ये सच्चे हैं, और ये अपनी ज़ात से निकल के, अपनी फैमिली से निकल के अगर अवाम के बारे में सोचे, इस मुल्क के बारे में सोचे और वो पॉइंट्स उठाएं कि आया हाँ ये PTI ये पॉलिसीज और ये काम गलत कर रही है, तो इन लोगों को भी शायद अवाम के अंदर कुछ पजीराई मिले। लेकिन मसला ये है कि ये लोग खुद गलत हैं। इन लोगों की ये अपने आप को डिफेंड करते हैं, ये मफाहमत की सियासत भी सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों को सपोर्ट मिल जाए, इनकी करप्शन पे पर्दा पड़ जाए, और इन्होंने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है वो एक दोबारा से अवाम के सामने ना आए। ताहिरा और अंगज़ेब साहिबा, वैसे एक बात है कि पार्लियामान के अंदर जो मजबूत अपोजिशन हमें गुज़िश्ता असम्बलियों में नज़र आई वो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं हुकूमत की, कोरोना वायरस रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, अभी बजट थोड़े दिन से पहले गुजरा है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन, और बड़े मतलब आप हुकूमत में रह चुके हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो क्रिटिसिज्म जो पॉजिटिव हो या हुकूमत को सही मानों में जो पिंच करे वो हमें नज़र नहीं आता। सियासी बातें बहुत होती हैं। शहजाद साहब, शुरू की बात है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए शहबाज साहब ने बात की हाउस ऑफ फ्लोर पे, तो गवर्नमेंट बेंचेस से शोर क्या मिला, ये NRO चाहते हैं। जब भी हम कोई मुस्बत बात करते हैं ना अपोजिशन के बेंचेस से, तो अपोजिशन वाले ये कहते हैं जी चोर चोर और नारे लगते हैं, और फिर कहा जाता है कि जी ये तो जो लोग हैं ये इसके पीछे NRO की इनकी अपनी सोच है। अब जब ये गवर्नमेंट ने सोचा कि वाकई इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इन्हें एहसास हुआ,
और चोर चोर कह के इन्होंने इतने सालों में क्या साबित किया? कुछ साबित तो ये कर नहीं सके। और अगर इतने ही फरिश्ते इनकी पार्टी में हैं तो जो केसेस खुसरो बख्तियार पे है, जहांगीर तरीन साहब पे है, इधर उधर बाकी जिनके लिए ये कहते हैं जी कि हम उन केसेस के लिए कमीशन बना रहे हैं, और गवर्नमेंट जिस काम के लिए कमीशन बनाती है वो तो काम समझें खूह खाते में चला जाता है, उसका तो कोई नतीजा निकलता नहीं। जिनकी निशानदेही अपोजिशन करती है जिन मसाइल की, और अपोजिशन ने बड़ी डट के उन चीज़ों की निशानदेही की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब जो तनकीद खुद किया करते थे, अगर अपोजिशन ने पीडीएम बनाई तो ये तो रास्ता इमरान खान साहब ने खुद सिखाया था। जब ये अपोजिशन में थे इन्होंने धरना दिया, आपको याद होगा, आप तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, एक फ़र्क ये है कि एक तो इमरान खान साहब वो धरने को लेके चले, बीच में ताहिर अल कादरी साहब शामिल हुए, वो निकल गए, तो एक तो ये सिंगल हैंडेडली एक तो इन्होंने किया। दूसरी बात ये कि वो एक मंतकी इंजाम, चाहे इनके हक में फैसला नहीं आया, वहाँ तक ले गए, कम अज़ कम एक कमीशन बन गया, उसकी जो भी फाइंडिंग थी उसको एक्सेप्ट की। आप तो बीच ही में से तितर बितर हो गए। नहीं, हम तितर बितर नहीं हुए। असल में एक तो कोरोना का मसला था, उसके बाद रमज़ान आ गया, तो जो हमारा शेड्यूल था, फिर इलेक्शन आ गए, गिलगित बल्तिस्तान के पहले इलेक्शन आ गए, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ गए। तो उन इलेक्शंस की वजह से सब की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक अपनी भी पॉलिटिक्स है, तो पीपल्स उनकी पार्टी अपनी का भी है। नजरियात है। पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही थी गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं, मसरूफ थे। पीपल्स पार्टी क्या अभी पीडीएम का हिस्सा है? देखिए, पीडीएम का हिस्सा तो पीपल्स पार्टी नहीं रही, ठीक, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ शराइत आयद की थी जो पीपल्स पार्टी ने फुल नहीं की, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने खुद को पीडीएम से अलग कर। वैसे मायूसी हुई पीपल्स पार्टी के इस कंडक्ट पे आपको? 40 साल हो गए आपको सियासत में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जब कोई, मैंने इससे पहले बड़े इत्तेहाद बंदे देखे अपनी ज़िंदगी में, पीएनए का इत्तेहाद बना, आईजीआई का बना, मैंने वो कामयाब होते भी देखे और उनके ज़रिए इलेक्शंस में इकट्ठे कैंडिडेट भी खड़े करते देखे। कि अक्सर हलकों में, रावलपिंडी की मिसाल ले लें, मुल्तान की ले लें, हम लोगों ने जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को अकोमोडेट किया। डॉक्टर अफजल आज़ाद साहब थे, आईजीआई में वो हमारे कैंडिडेट बने, कामयाब भी हुए। जब ये इत्तेहाद बनते हैं तो इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह वो एक यूनिटी होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उस इत्तेहाद में शामिल होती हैं वो फिर आखिर वक्त तक शामिल रहती हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम से क्यों निकली ये तो उनका ही कोई बंदा नुमाइंदा बता सकता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ठीक, लेकिन एक बात तो तय है ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई ऐसे क्या कहते हैं नेशनल एलाइज कभी बन नहीं सकते। पीएनए की आपने बात की, आईजीआई की बात की, पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद थे, ठीक है, बाद में आपने और भी इत्तेहाद बनते रहे, एआरडी के तहत नवाब नसरुल्लाह खान के तहत आप लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एक मकसद अलहदा था। सो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि वो जब मुताबिकत नहीं है सो कॉमन एनिमी की खातिर इकट्ठे हुए, लेकिन वो भी आप इकट्ठे नहीं रह नहीं, सकते। हम अपोजिशन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं हाउस के अंदर, ठीक, लेकिन पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकल गई। ठीक। जावेद सिद्दीक साहब, ये बड़ा- ऑपोजिशन तो मतलब सीटों पे बैठी तो नजर आती है हमें, लेकिन पीटीआई को जो एक टफ टाइम देना चाहिए ऑपोजिशन को वो हमें नजर नहीं आ रहा अगले 2 साल मिलेगा। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि जो इनकी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या इनके जो सियासी मफादात का तसादुम है वो इसको आड़े आ रहा है। इसके ये इत्तेहाद उस तरह नहीं बन रहा जिस तरह मोहतरमा ने कहा कि पीएनए का इत्तेहाद था। एक ऑब्जेक्टिव था उस वक्त की 9 जमातों का कि री इलेक्शंस हों और दोबारा इलेक्शन के अलावा किसी बात पे समझौता नहीं होगा। तो दे वर यूनाइटेड, दे वर वन। उसके बाद बाकी जो इत्तेहाद बनते रहे उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था। यहाँ भी ये था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है और इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है रास्ते से जुदा होगी इनसे। और पीपल्स पार्टी इसलिए जुदा हुई कि उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसकी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है सिंध के अंदर। इसके अलावा उनके यहाँ पर भी अच्छे खासी तादाद में उनके मेंबर हैं, नेशनल असम्बली में सेनेट भी है, उन्होंने सेनेट में साबिक प्राइम मिनिस्टर को बनवा लिया, सेनेटर बनवा लिया। इसके अलावा और भी उनके इंटरेस्ट हैं। जरदारी साहब का ये भी इशू है कि वो समझते हैं कि शायद इस तरह से यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता बना के उनके साथ ताल्लुकात कायम करके जो उनका एहतसाब हो रहा है उनका और उनकी जमात का, उनके कुछ लीडरों का, उसमें भी कोई हाथ होला रखा जाए, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अच्छा। सो मैं समझता हूँ कि इससे पीडीएम को एज अ होल नुकसान हुआ है। अच्छा, वैसे ये इतनी जो मुशक्क़त और इतनी ये सारी काम ये करते हैं, सो
कोई मुल्क के लिए भी करता है कि जी हम पीटीआई को गिरा देंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, या उसकी हुकूमत चलने देंगे तो बेहतर होगा? यहाँ पे वो अगर आप डेमोक्रेटिक उस वेस्टर्न डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हमने ये भी सुना कि इसकी हुकूमत को गिरा दो चाहे काले चोर की हुकूमत आ जाए, ये भी हमने अल्फाज सुने हैं इसी मुल्क में। क्योंकि ये हम इतनी उस एक्सटेंट तक, उस हद तक ले जाते हैं मुखालफत को कि गवर्नमेंट में बैठा हुआ आदमी जो है उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना। भुट्टो साहब के बारे में ये कहा जाता था, बल्कि उसको तो फांसी के, उनकी ज़िंदगी में ही कहते थे कि इनको फांसी दी जाए। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारे मुल्क में की सियासत का अलमिया है। हम इसको उस हद तक ले जाते हैं इस सियासी मुखालफत को कि जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक। चलें, ठीक हो तो गया, ये अभी ये सीखना है इन्होंने कि को एग्जिस्ट कैसे करना है, बाहमी तौर पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। सारी ज़िंदगी सियासत में गुजर गई इन लोगों की, अब कैसे सीख नहीं, अब अगर नहीं सीख पाए तो अभी भी, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें सीखना चाहिए, हमने गलतियां की हैं, सियासतदानों ने गलतियां की हैं, उससे सीखना चाहिए। तो यही वो गलतियां हैं जिनसे चलें, ठीक, जिनसे सीखना चाहिए। ठीक। उज़मा साहिबा, अब शहबाज शरीफ साहब अगर कह रहे हैं कि जी मुफाहमत की इल्तिजा, उन्होंने कहा मैं करता हूँ और करता रहूँगा, और मुफाहमत पता नहीं वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करना है, जनरेट करना है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मतलब उन्होंने जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की है, इनके ऊपर बात तो फिर आपको करनी पड़ेगी, चाहे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, जो भी उनका कंडक्ट है, आपस की जितनी मुखालफत है, फिर मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करना अपोजिशन के साथ तो हुकूमत का काम भी होगा ना। आप ये देखिए ना कि मुफाहमत किस नेचर की होगी, मुफाहमत किस चीज़ के ऊपर होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर इन लोगों के कोई मसला चल रहा है तो आए ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हिस्सा चाहते हैं, और जिस वक्त ये गवर्नमेंट में होते हैं तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों नहीं बनती, कि क्यों नहीं उसको साथ। ये फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि आज मिलिट्री और ये हमारी गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर होते हुए जो काम कर रहे हैं, ये मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। और जो भी काम हो रहा है वो अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब देखें, जब ये कहते हैं ना मुफाहमत की बात, हमारा झगड़ा ही इनके ऊपर है कि जो जितना पैसा आप यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर लेकर गए हैं, आप वो पैसा वापस ले आए। जो मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है, अगर आपका वो पैसा सिर्फ नून लीग का और पीपल्स पार्टी का पैसा वापस आ जाता है तो हमारे मुल्क का कर्जा खत्म हो जाता है। वो तो कहते हमारे हैं, मुल्क की नहीं, वो तो कहते तो हैं। बात यही है ना कि यही चीजें तो चल रही हैं। अगर आप मुफाहमत करना चाहते हैं तो देखिए, हमारा और आपका जो झगड़ा है वो इसी चीज के ऊपर है कि मुल्क का पैसा बाहर क्यों गया। इन्होंने तो जी अल्लाह माफी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम किया है कि यहाँ के लोगों का पैसा उठाया और बाहर लेकर चले गए, और बाहर के लोग उस पैसे से फायदा उठा रहे हैं, और हमारे मुल्क के लोगों की जो हक हलाल की कमाई, खून पसीने की कमाई, और वो बेचारे उससे कोई उनको फायदा नहीं है, बल्कि और वो घुन की तरह पिसते जा रहे हैं कि उन्होंने इस पैसे जो हम कर्जे लेते रहे, IMF से जो कर्जे लेते रहे, उसका जो सूद हमारे ऊपर चढ़ता रहा, उसको भी आज हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा कर्जे के अच्छा, अंदर लोगों ने ये बात तो इमरान खान साहब की और ये आपकी मान ली कि जी पैसा लूटा गया, बाहर गया, ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं अगला स्टेप भी उठाए ना, पैसा जिसने लूटा उसको मतलब कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, उसमें डिले क्यों? फिर देखें, बहुत सी चीज़ें आ गई ना, जो चीज़ें आपकी अदालत में चली जाती हैं तो फिर आप अदालती फैसलों का भी इंतज़ार करते हैं। दूसरा, अगर एक बंदा बीमार होके अगर जाके इंग्लैंड में बैठ जाता है और वापस नहीं आता, नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ गारंटर भी हैं और उन्होंने कहा कि जी पहले बीमार थे, ठीक भी हैं, तो उनको वापस लेकर आना चाहिए। इधर आके वो अदालतों को फेस करें, कहें कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई, और अगर की हुई है तो पैसा वापस आना चाहिए, वो मुल्क के अंदर वापस आए। तो ये चीजें जो बहुत ज्यादा जो डिले हो रही है, ये डिले टैक्टिक्स के थ्रू भी डिले की जा रही है। जावेद साहब इस पे बात कर सकते हैं, वो तो अगर कोई शख्स वापस नहीं आ रहा, आपने इश्तिहारी करार दिया, आप उसको एब्सेंशिया में उसको सजा सुनाएं, अगर एक कोऑपरेट ही नहीं कर रहा आपसे बंदा। देखें, ये अब एक इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं कि आपने मुल्क की पॉलिसीज़ को, मुल्क की इसकी ये देख लें, डिफेंस को देखते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए, बहुत सी चीज़ें आपने इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी अदालत के अंदर चल रही हैं, ये जो चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू चल रही हैं, अवामी हलकों के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से अपना एक चीज़ नहीं दे सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ने तो फैसला नहीं लेना ना,
गवर्नमेंट ने ये करना है, ये तो सारा काम जो कुछ भी होगा ये अदालतों के थ्रू गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट या प्रोसिक्यूशन प्रेस तो कम से कम कर सकता है ना कि जी जल्दी करें, ये हिसाब नहीं आ रहे ये तो देखें, इसके ऊपर बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो अपोजिशन कहती है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। नैब की जब बात की जाती है, नैब को कहा जाता है कि इन तमाम चीज़ों को फटाफट ख़त्म किया जाए, और जिस वक्त काम शुरू होता है तो लोगों को कोरोना भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है और उनकी तबीयतें भी ख़राब हो जाती हैं। तो देखें बात ये, और फिर एलिगेशन हम पर अलग ये लग जाती है। लेकिन एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ, वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे और इलेक्शन से पहले जो एक बयानिया था, इसी बयानिया के ऊपर लोगों ने उन पर एतमाद किया, उनको लेके आए कि जी आप पाकिस्तान को करप्शन से पाक करेंगे। अब अगर 5 साल की मुद्दत के बाद वो मतलूबा नताइज नहीं मिलते तो ये कितना बड़ा आपके लिए सेटबैक होगा। तो लोग कहेंगे कि जी जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो तो वैसे ही फिर रहे हैं, आपने क्या एक किया। चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 70 साल के अंदर ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये तमाम चीज़ें पेनिट्रेट हो चुकी हैं। इनको 70 साल के गंद को एकदम 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर निकालना है, इसको साफ करना कितना वक्त चाहिए के लिए पॉसिबल नहीं है। देखें At least तमाम 2 terms। चीज़ों को देखें जी, तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, तमाम इदारों को से काम लेना। आपको क्या पता है कि हमें ब्यूरोक्रेसी से कितने मसले पैदा हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आना है, इनके ऊपर काम करना। तो 70 साल की उन्हें ज्यादा मसले नहीं होते थे ब्यूरोक्रेसी से, वो इसलिए कि इनकी बनाई हुई थी सारी। और जो ताहिर औरंगजेब साहब, जो 60s की ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, वो आज की ब्यूरोक्रेसी आपको नजर नहीं आती। अच्छा, वो ब्यूरोक्रेट आपको नजर नहीं आ रहे। आप सही कह रही हैं ताहिरा साहिबा। ये पहले ब्यूरोक्रेसी से पहले ही बताएं, वो मियाँ साहब की बात की कि वो गए बाहर, इलाज हो रहा है। सो इलाज कब तक चलता रहेगा, थोड़ा सा अगर हमें बता दें कि वापस आना भी है कि नहीं। इन्हीं का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड था, कराची से आगा खान से डॉक्टर। नहीं वो तो ठीक है, उन्हें इजाजत दे दी, लेकिन फिर कहा कि वो जल्दी से वहाँ पे चेकअप करा के आ जाएंगे, वो आए नहीं। बात ये चेकअप, क्योंकि इनका बयान था कि फौत हो गए, कुछ हो गया उनको, तो इसके सारे चीज जो है वो हुकूमत के ऊपर जाएगी। यहाँ तक तो बात ठीक है कि बोर्ड ने अलाउ कर दिया। ये भी बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं गारंटर हूँ, वो वापस आएंगे। सो अब लोग कहते हैं कि बहुत अरसा गुजर गया, इतने अरसे में तो लोगों का पता नहीं हार्ट ट्रांसप्लांट होकर भी ठीक हो जाता है, तो वो फिर क्यों नहीं आ रहे। देखिए ना, लंदन में कोविड की वजह से मियाँ साहब किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से उनकी कंडीशन है। अच्छा, घर में माशाल्लाह सेट है, देखिए ना। यहाँ पे जेल में मसला होता है, घर में सेट है। तो वो अभी तक तो हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू ही नहीं हुआ। जब वो समझेंगे मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं बेहतर हूँ, तो वापस पाकिस्तान आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा। और जब वो जिस कंडीशन में अपनी बीवी को हॉस्पिटल में कोमे की हालत में छोड़ के बेटी को साथ लेके पाकिस्तान आए थे और उन्होंने जेल में जाके कैद का सामना किया, वो भी एक तारीख में वक्त लिखा जाएगा। तो और जिस तरह से उनकी बेगम साहब देखें उनके उस वक्त भी वो वहाँ नहीं ठहरे। ये बात तो देखें, जो उनका ज़ाती नुकसान है उसका तो ज़ाहिर है कोई उसका मदावा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ये भी है, लोग सवाल करते हैं कि वो वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रह चुके हैं पाकिस्तान में, उन्होंने यहाँ पर सर्व किया है, रहे हैं, उनकी जड़ें हैं, यहाँ पे लोग हैं। सो लोग ये भी पूछते हैं यकीनन कि देखें क्या पाकिस्तान के अंदर बार बार PTI भी कहती है इलाज नहीं हो सकता या क्या नहीं हो सकता। सो आपके ख्याल में अगर वो यहाँ पे वापस आएँ तो PMLN में एक नई जान नहीं पड़ जाएगी? तो आपके लिए सियासी तौर पे फ़ायदेमंद साबित होगी बात। देखिए PMLN में मियाँ साहब लंदन में है, तो तब भी वो पाकिस्तान में PMLN के कायद हुई हैं। ठीक है। और अच्छा चलो इसको यूं कर लें कि अगर मियाँ साहब यहाँ पे होते तो आप कश्मीर का इलेक्शन हार जाते? नहीं, कभी नहीं हारते। तो देखें नुकसान हुआ ना। लेकिन मियाँ साहब की सेहत से बढ़ के तो ये नुकसान अच्छा, इसाक डार साहब भी नहीं, वो कल वो बात भी हुई, शहबाज साहब ने इसाक डार साहब के ऊपर भी बात की, तो वो इसाक डार साहब भी नहीं आ रहे, वो भी इतने बीमार हैं। मियाँ साहब की अगर सेहत ठीक हुई ना तो वो एक लम्हा भी लंदन में क्या नहीं, बाकी लोग किधर हैं? जो इसहाक डार साहब हैं वो भी जब ठीक हो गए वो वहाँ नहीं ठहरेंगे, वो पाकिस्तान फौरन आ जाएंगे। जावेद सिद्दीक साहब, योर टेक ऑन दिस। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बहुत से लिखने वाले, सोचने वाले सियासी लोग, सियासी हल्के मशवरा दे रहे हैं कि वापस आ जाएं। ठीक, अगर वो वापस आते हैं और कानून का सामना करते हैं एंड इफ़ हिज हैंड्स आर क्लीन, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको यहाँ अदालतों का सामना करना चाहिए। माशाल्लाह उनके पास बड़े बड़े काबिल वकला मौजूद हैं, उन्होंने उनको बड़े बड़े रिलीफ दिलवाए हैं कोर्ट्स से, तो ही शुड कम बैक एंड फेस द कोर्ट्स। अगर वो वापस आते हैं
तो उनका कद काठ बहुत बुलंद हो जाएगा। और जैसे आपने कहा कि उनकी पार्टी में एक नई रूह पैदा होगी, वो खुद पार्टी को लीड करेंगे और पार्टी जो है वो असरनो एक अच्छा, तरह से बिल्कुल आप सही। एक बात तो सही है कि वो मेडिकल बोर्ड की इजाज़त से गए, उनकी तबीयत भी यकीनन ख़राब हो सकती है, लेकिन अब इतना अरसा गुजरने के बाद आपके ख्याल में लोग इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार हैं कि अभी भी वो बीमार हैं? मेरा ख्याल है कि इस पे सवालात उठ रहे हैं कि वो क्यों वापस नहीं आ रहे। क्या किसी एक स्ट्रेटजी की के ज़रिए वो बाहर गए हैं कि वहाँ से बैठ के वो पार्टी को लीड करेंगे? कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, देखें ना, उनकी जो नाक़दीन हैं, उनके जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि वो जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कॉलम लिखे जा रहे हैं कि शायद वो उन सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो कि एक पॉलिटिकल लीडर को बर्दाश्त करनी चाहिए। तो मरहूम मजीद निज़ामी साहब को भी एक दफ़ा कह गए थे। नहीं, वो कह गए हैं, अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि जी आप क्यों नहीं जेल में आते और आप अपना यहाँ पे आके अपना कद काठ बढ़ाएं, अपनी पार्टी को लीड करें। तो ये सवालात जो हैं ये उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर। ठीक, इनका जवाब सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, नुकसान उनको पॉलिटिकली हो रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि अभी अगर वो उनको इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी उनको वापस आना चाहिए। चाहे सेहत ठीक है या नहीं है। एक दूसरा एहतसाब के ऊपर जो आप बात कर रहे थे, मैं उस पर एक दो जुमले कहना चाहता हूँ कि एहतसाब इस मुल्क में फेयर और बिल्कुल कानून के तकाज़ों के मुताबिक कभी नहीं हुआ। ये विक्टिमाइजेशन में ट्रांसफार्म हो जाता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 90 की दहाई हमने देखी कि वो उन्होंने भी एहतसाब ब्यूरोज बनाए, एहतसाब के इदारे बनाए और एक दूसरे को विक्टिमाइज़ किया और उस टूल को इस्तेमाल किया एक दूसरे के ख़िलाफ़। अभी इस पीटीआई की हुकूमत के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपोजिशन जमातें लगा रही हैं कि वो इसको विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना चाहिए पाकिस्तान में एहतसाब का। लेकिन पीटीआई के पास एक बड़ा सॉलिड जवाब है, वो कहते हैं जी जो भी केसेस थे वो तो नून लीग ने बनाए थे उनके खिलाफ या पीपल्स पार्टी ने बनाए थे उनके खिलाफ। हम क्या लेकिन आपको पता है कि जरदारी साहब 8 साल उनके ऊपर केसेस चलते रहे और वो हॉस्पिटल में रहे और अब वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ क्या था, देयर वाज नो केस अगेंस्ट मी, मुझे 8 साल ये साबित नहीं कर सकते। चलें, मैं आता हूँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये समझ रही हूँ जैसे आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए कि 70 साल की इन हुकूमतों में 3 दफ़ा तो ये वज़ीर आज़म भी रहे, इन्होंने इस काबिल कोई हॉस्पिटल भी नहीं बनाया कि जिसके अंदर ये इलाज करा सकें। और आज हर कोई तो नवाज शरीफ नहीं है, वो कहते हैं 3 टर्म पूरी नहीं करने दी उन्हें। अच्छा, तो बस इस वजह से तो आप लोगों ने खुद 3 टर्म्स पूरी नहीं की, तो आप लोगों ने इतना भी कुछ नहीं किया कि एक हॉस्पिटल उनके स्टैंडर्ड का बन जाता। आज खान साहब है ना, हमें कहते हैं कि आप लोगों ने अगर इलाज कराना है तो आप जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, और हम जाते हैं वहाँ पे जी, पोली क्लिनिक में मेरा इलाज होता है, मेरी वालदा का इलाज हुआ और वहाँ पे उनकी डेथ भी हुई, तो हम वहाँ पर गए और वहाँ पे जो आप देखते हैं कि जो कमी पेशी है आज हम वहाँ पर जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मैंडेटरी होना चाहिए कि हर और ख़ास तौर पे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, वज़ीर आज़म हैं, इनका काम होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाके अपना इलाज कराएं और इनकी औलादें भी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ें, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ें। इसमें हमें एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। विद इन नो टाइम आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स का किस तरह से स्टैंडर्ड हाई होता है, हॉस्पिटल्स का किस तरह से स्टैंडर्ड हाई होता है। यहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने तो एक ट्रेंड सेट करके गए थे कि जिसके पास पैसा है वो बाहर जाए, बाहर जाके इलाज कराए। यहाँ पे तो इलाज की आपको ये सहूलत मुयसर ही नहीं है, तो आम पाकिस्तानी ने क्या किया, पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए और उसकी फैमिली के लिए शर्त होनी चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए, प्राइवेट सिटीजन के लिए नहीं, अगर उसके पास है। नहीं देखें, प्राइवेट सिटीजन की भी बात देखें, आजकल जिस वक्त हम महंगाई की बात करते हैं ना, तो एक बंदा जिस वक्त कमाता है तो उसका सबसे ज्यादा पैसा लगता है अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा जाता है। अगर आपके गवर्नमेंट के इदारे, आपकी गवर्नमेंट के स्कूल इतने अच्छे हो जाते हैं और अगर आपकी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हो जाते हैं तो आधी तो इनकम आपकी वैसे सेव हो जाती है। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये काम होना चाहिए और इसमें इन लोगों को एज अपोजिशन खड़ा होना चाहिए, बात करनी चाहिए, साथ देना चाहिए और अपने बच्चों को यूरोप और अमेरिका में पढ़ाने की जगह पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल मैं थोड़ा अर्ज करूं जी। रावलपिंडी में इसी पिछले दौर में हमारे यूरोलॉजी का हॉस्पिटल बना, मरी रोड के ऊपर कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बना मियां नवाज शरीफ के दौर में,
मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में। मैं सखर गई गुज़श्ता दिनों खुर्शीद शाह साहब से मिलने के लिए, तो वो जेल से कार्डिफ हॉस्पिटल में दाखिल थे। मैंने वो हॉस्पिटल देखा तो मैं हैरान रह गई कि सखर जैसी जगह पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है और कार्डिफ का, और इतना बड़ा वो और वहाँ फ्री इलाज है। तो मैंने शाह साहब से पूछा, मैंने कहा जी किसने बनाया? मैंने कहा ये जब मैं अपोजिशन लीडर था मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया सखर में। वहाँ पे जाके अपना कम से कम इलाज ही करा लेते। मैं आपको एक बात इतना अच्छे हॉस्पिटल नहीं, में, और अगर वज़ीर आज़म इस चीज़ को मेरी फायदा हार्ट नहीं देते सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी। तो AFIC में एक डॉक्टर थे कर्नल अफशीन, आज वो ब्रिगेडियर जनरल है, कुछ प्रमोशन हो गई उनकी। तो मैंने उनसे सर्जरी कराई। अब पूरे पाकिस्तान में मैं कहीं भी होती हूँ, जब मुझे कोई महसूस होती है चीज़ तो मैं अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करती हूँ। नहीं वो ये कह रही है जिसने मेरी अच्छा, सर्जरी वक्त की कमी है जरा प्रोग्राम में, वो नहीं, बचा देखिए लूं। ना, मियाँ साहब की सर्जरी हुई लंदन हॉस्पिटल में, ठीक। जिस डॉक्टर से हुई वो उसी से कांटेक्ट करेंगे। खुर्शीद शाह वाले हॉस्पिटल में करा लेते हैं खुर्शीद ना। शाह साहब ने रोज तो अपना आना इलाज जाना ही वहीं कितना कराया मसला ना। है। तो ये भी उनका- करा नहीं, लेते हैं। अच्छा वो वैसे वो जो उनकी सर्जरी बहुत पहले हुई थी जब सक्खर में हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा। जब वो दूसरी दफा अब अच्छा एक बात बता दें, चलें फाइनली, आप तो बड़ी शरीफ फैमिली के करीब रही हैं, मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा के की ज़ाती दोस्तों में आप शामिल हैं। जी। वो कुछ बताते भी हैं कि जी डॉक्टर ने कब भेजना है उन्हें, कब ओके करना है, मतलब कोविड के बाद कब दाखिल होंगे, या आपको भी कुछ नहीं पता हमारी तरह? नहीं, उन्होंने ये बताया है कि अभी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर जी ले रहे केसेस अच्छा कोरोना की वजह से। ठीक, जब लेंगे तो मजीद एक साल और इंतजार करें। देखिए इसमें मुझे नहीं पता मुद्दत कितनी लगे, लेकिन मियाँ साहब की सेहत पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो लेकिन उनकी एब्सेंस में जावेद साहब लास्ट 15 सेकंड मियाँ साहब की एब्सेंस में अगले 2 साल बड़ा फ्री रन PTI को मिलेगा, आप यही कह रहे थे, और इसके PMLN जो है वो मुसलसल नुकसान बात उठाएगी। सुने, जो महंगाई और बेरोजगारी है इनका लेकिन क्या मैं फ्री बताता हैंड हूँ मिलेगा? कि नून लीग की ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है कि मियाँ साहब वापस आए, और ये मियाँ साहब को भी पता होगा यकीन। हाँ, और डट के इलेक्शन लड़ें, और जो भी उनका मौक़िफ़ है, अगर वो समझते हैं उनको विक्टिमाइज किया गया है, झूठे केसेस थे, फैब्रिकेटेड केसेस थे, ही शुड कम बैक। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, फ़ायदा माजरत वक्त की कमी है, प्रोग्राम खत्म हुआ। उज़मा रियाज जदून साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।